मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है खौफनाक जंगल की दुनिया एपिसोड नंबर 3। अभी हम बातें करने में मसरूफ़ थे कि अचानक ही हम सब चौंक पड़े। हमारे चौंकने की वजह वो हेलीकॉप्टर था जिसकी आवाज़ हवा के दोष पर कभी तेज़ हो जाती और कभी आहिस्ता। फिर ऐसे लगा कि जैसे लम्हा बे लम्हा हेलीकॉप्टर की आवाज़ करीब आती जा रही हो। अंकल डेविड ने उठकर जहाज़ की खिड़की से थोड़ा सा पर्दा हटाया और बाहर देखने की कोशिश करने लगा। बाहर घटाडोप अंधेरा फैला हुआ था। मैं और पास्कल भी अंकल डेविड के करीब होकर बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे। हमें दूर से ही आसमान पर एक सुर्ख लाइट नजर आई जो जल रही थी और बुझ रही थी। वो हेलीकॉप्टर की थी जो करीब आती जा रही थी। हेलीकॉप्टर काफ़ी बुलंदी पर वाक़ था। ओहो, इस हेलीकॉप्टर में कौन हो सकता है? अंकल डेविड परेशान कुन लहजे में बोले। अंकल डेविड के इस सवाल का जवाब हमारे पास ना था। हमने देखा कि वो हेलीकॉप्टर हमारे जहाज़ के ऊपर से गुजरता हुआ जंगल में चला गया था और फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ माधूम होती चली गई। यकीनन वो कहीं उतर गया था। अंकल डेविड ने खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया। हम अपनी अपनी जगहों पर चले गए। मेरा ख्याल है कि कोई शिकारी पार्टी होगी। मैंने अपना ख्याल ज़ाहिर किया। हो सकता है, अंकल डेविड ने कहा, मगर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। वो क्या? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं वो बहरी कज़ाक ना हो और उन्हें किसी तरह पता चल गया हो कि हम इस जंगल में छुपे हुए हैं। हम एक बार फिर परेशान हो गए। अगर वो बहरी कज़ाक थे तो फिर हमारा बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जो भी होगा देखा जाएगा। अंकल डेविड ने अपनी जगह पर लेटते हुए कहा, चलो सो जाओ। हम अपनी अपनी जगहों पर लेट गए। अंकल डेविड और पास्कल को तो नींद आ गई, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। ना जाने मुझे क्यों महसूस हो रहा था कि हम फिर किसी मुसीबत का शिकार होने वाले थे। अगर वो बहरी कज़ाक थे और हमारी ही तलाश में थे तो वो यकीनन इस तरफ भी आ सकते थे और हो सकता है कि वो इस तरफ आकर जहाज़ की तलाशी लें। हमसे एक गलती हुई थी कि हम लाइफ बोट को समुंदर के किनारे ही छोड़ आए थे। हो सकता है कि बहरी कज़ाक हमें तलाश करते हुए उसी लाइफ बोट की ही देखकर उस जंगल में आए हों। ये सोचते सोचते फिर मुझे भी नींद आ गई। वो तबाहशुदा जहाज़ हमारे लिए बेहतरीन ठिकाना था। हमें वहाँ रहते हुए 2 दिन गुजर गए। मैं और पास्कल सुबह उठकर साहिल समुंदर पर बहरी जहाज़ देखने जाते, फिर वापसी पर बहुत सारे फल और नारियल लेकर आ जाते। उसके बाद सारा दिन और सारी रात हम उस जहाज़ में बंद रहते। वो हेलीकॉप्टर हमें दोबारा नज़र ना आया था और ना ही हमने उसकी आवाज़ सुनी थी। तीसरे दिन मैं और पास्कल साहिल समुंदर से होकर जंगल में आए। मैं एक दरख्त पर से फल तोड़ रहा था कि यकायकी मैं किसी दरिंदे की गुर्राहट सुनकर चौंक पड़ा। वो दरिंदा मेरे करीब ही कहीं मौजूद था। मेरे पूरे वजूद में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। पास्कल भी दरिंदे की गुर्राहट सुन चुका था। उसका चेहरा अर्क आलूद हो चुका था। मैं उसे कुछ कहना ही चाहता था कि पास्कल ने अपने मुंह पर उंगली रखकर मुझे खामोश होने का इशारा किया। दरिंदे की गुर्राहट से यही मालूम हो रहा था कि वो शेर था। पास्कल ने भी मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। मैं गिरियापा चलता हुआ पास्कल की तरफ बढ़ने लगा। अचानक ही शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। उसी वक्त मैं भी छलांग लगाकर दूसरी तरफ कूद चुका था। अगर मैं ऐसा ना करता तो शेर ने पंजे मेरी गर्दन पर मारे थे। पास्कल चीखा, हमीद दौड़ो।
अगले ही लम्हे पास्कल तबाहशुदा जहाज की तरफ दौड़ पड़ा। मैं भी दौड़ना ही चाह रहा था कि शेर ने दोबारा मुझ पर हमला कर दिया और मैं खुद को उसके वार से बचाने की खातिर मुखालिफ सिमत में दौड़ पड़ा। शेर ने जब मुझे भागते हुए देखा तो वो भी मेरे पीछे आने लगा और उसकी हलक से निकलने वाली गुर्राहटों से जंगल गूंज रहा था। मैं चूंकि बहुत तेज़ रफ्तार दौड़ सकता था, इसलिए मैं बहुत दूर आ गया। दौड़ते दौड़ते अचानक मुझे एकदम रुकना पड़ा। मेरे सामने तीन कबायलियों ने दरख्तों से छलांगे लगाई थी। उन्होंने लंबे लंबे भाले पकड़े हुए थे। वो मुझे वर्जीदा नज़रों से देख रहे थे, जैसे मैं उनका पसंदीदा शिकार हूँ। मैं मखमसे में मुब्तला हो गया। पीछे जाता तो शेर और आगे वो कबायली मेरा रास्ता रोककर खड़े हुए थे। लिहाजा मैंने दाएं जानब एक जिस्त लगाई और दौड़ पड़ा। वो तीनों कबायली भाला संभाले मेरे पीछे आने लगे, मगर वो मुझ तक ना पहुंच सके थे, क्योंकि मैं अपनी रफ्तार की बदौलत बहुत दूर आ गया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। दौड़ते दौड़ते मैंने रुक कर पीछे देखा तो एक कबायली शेर के नरगे में फंस चुका था और वो उसके साथ लड़ रहा था। दूसरा कबायली भाला शेर को मारने की कोशिश कर रहा था, जबकि तीसरा कबायली मेरे पीछे आ रहा था। फिर उसने मुझे रुके हुए देखा तो दौड़ते हुए उसने अपना भाला मेरी तरफ फेंक दिया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने उसे देख लिया था, वरना वो भाला मेरी पुश्त में प्यूसत हो जाता। उस कबायली की दौड़ने की रफ्तार भी बहुत तेज़ थी। वो भी चंद लम्हों में मेरे करीब आ गया और दूसरे ही लम्हे उसने जिस्त लगाई और मेरे ऊपर आ गिरा। हम दोनों उछलते हुए खुश्क पत्तों पर जा गिरे। उस कबायली ने अपने खौफनाक और पीले दांत मेरी गर्दन पर मारने की कोशिश की, मगर मैंने एक मुक्का उसके जबड़े पर मारा तो उसके हलक से खौफनाक चीख निकल गई। गालिबन वो आदमखोर कबायली था। उसने मुझे नहायत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मैं खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मैंने उसके दूसरे साथियों को देखा जो हमारी तरफ आ रहे थे। ये सूरत हाल मेरे लिए बहुत खतरनाक थी। मैं फंस सकता था। मैंने उस पर मुक्कों की बारिश कर दी, जिससे उसने मुझे छोड़कर अपना हाथ मुंह पर रख लिए। मैं खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और उठकर आगे की तरफ दौड़ पड़ा। मुझे मालूम नहीं था कि मैं दौड़ते दौड़ते किस तरफ निकल आया हूँ। कबायली भी बहुत पीछे रह गए थे। मैं दौड़ दौड़ कर बुरा हाल हो गया था। मेरा सांस फूल चुका था। मैं एक जगह रुक कर बेतरतीब सांस दुरुस्त करने लगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और किस तरफ को जाऊं। वो कबायली किसी भी वक्त उस तरफ आ सकते थे। मैं सख्त मतवश हो रहा था। मालूम नहीं कि मैं दोबारा अपने साथियों तक पहुंच पाऊंगा भी या नहीं। यकायकी मैं एक बार फिर चौंक पड़ा। कबायली एक बार फिर नमूदार हो गए थे, जो चीखते हुए उसी तरफ आ रहे थे। मैं चूंकि एक साइड पर था, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं देखा था। मैं दाएं तरफ मुड़ा और एक बार फिर दौड़ पड़ा। अचानक दौड़ते दौड़ते मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा और मैं नीचे किसी गड्ढे में गिर गया। गड्ढा चौंका कुछ मिट्टी से बना हुआ था, इसलिए मुझे कोई चोट नहीं लगी। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा तो मेरे सर पर घनी और खुदरू झाड़ियाँ इस अंदाज में पड़ी हुई थी कि वो गड्ढा नज़र ही नहीं आया था। मैं चंद लम्हे उसी गड्ढे में पड़ा रहा और मैं एक बार फिर ठठक गया। वो गड्ढा नहीं था, बल्कि एक छोटी सी सुरंग बनी हुई थी जो आगे तक जा रही थी। आगे घुप अंधेरा फैला हुआ था। मैं चंद लम्हे उस सुरंग को देखता रहा, जो न जाने कहाँ तक फैली हुई थी और कहाँ जाकर निकलती थी। मैं इसी उधेड़ बन में मुब्तला था कि अचानक मुझे कबायलियों की आवाज़ें सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इसका मतलब था कि वह मेरी तलाश में यहाँ तक पहुँच चुके थे और किसी भी वक्त वह मुझे इस सुरंग में कूद कर पकड़ सकते थे। इसी ख्याल के तहत ही मैं उठा और अपनी जेब में हाथ डालने लगा। मुझे अच्छी तरह याद था कि रात को पास्कल ने राजर की टार्च मुझे दे दी थी, जो मैंने अपनी जेब में डाल ली थी। मैंने वो टार्च रोशन की और उसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगा। मैं उस सुरंग में चलता रहा। मैंने एक दो बार पीछे मुड़कर देखा था, मगर वो कबायली उस सुरंग में ना उतरे थे।
ये खौफ भी दामनगीर था कि कहीं कोई मूजी दरिंदा या बला ना निकल आए। मैं दिल ही दिल में खुदा को याद करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो सुरंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुरंग इतनी चौड़ी और खुली थी कि मैं आसानी चल रहा था। प्यास से भी मेरा हल्क खुश्क हो रहा था। मैं थोड़ा ही फासला तय कर पाया कि मैं नहीफ़ो नज़ार होकर गिर पड़ा। मैं काफ़ी देर तक सुरंग में उसी हालत में पड़ा रहा और फिर मैंने अपनी कुव्वत मजतमा की और दीवार का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। मैंने अल्लाह का नाम लिया और फिर चल पड़ा। मैं पीछे नहीं जा सकता था। पीछे आदमखोर कबायली और आगे न जाने क्या था। बस अल्लाह के सहारे आगे बढ़ रहा था। मैं जूं आगे बढ़ता गया वो सुरंग कुशादा और वसीओ अरीज होती गई। मैं जब सुरंग के दरमियान में पहुंचा तो अचानक मैं रुक गया। सुरंग के दरमियान में दाएं और बाएं भी सुरंगें बनी हुई थी। मैंने दाएं तरफ बनी सुरंग में रोशनी डाली तो उस तरफ छोटे छोटे कुछ पत्थर पड़े हुए थे और आगे सुरंग बंद हो रही थी। मैं उन पत्थरों के करीब गया और एक पत्थर उठाकर गौर से देखने लगा। वो पत्थर मटियाले रंग का अजीब सी साखत का था। मैंने ज़िंदगी में ऐसा पत्थर पहली बार देखा था। मैंने कुछ पत्थर इस ख्याल के तहत जेबों में ठोंस लिए कि हो सकता है जंगल में फिर आदमखोर कबायलियों से वास्ता पड़ जाए। कम अज़ कम इन पत्थरों से अपना दिफा तो कर सकता था। मैं फिर आगे बढ़ गया। मुझे वो सुरंग अबूर करने में ना जाने कितना वक्त लग गया, जिसका कुछ अंदाज़ा ना था। जब मैं सुरंग के इख्तिताम तक पहुंचा तो मुझे सुरंग में हल्की हल्की रोशनी नज़र आने लगी, जिससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा था कि सुरंग ख़त्म हो गई थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और सुरंग से बाहर आने लगा। सुरंग के दहाने पर झाड़ियाँ उगी हुई थी। मैंने उन झाड़ियों को हटाया और बाहर निकल आया। मैं अभी जंगल में ही मौजूद था। सामने ही एक छोटी सी आबशार बह रही थी। प्यास से मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैं बिला खेजी से आबशार की तरफ बढ़ गया। मैंने जी भरकर पानी पीने के बाद खुदा का शुक्र अदा किया। अगर मुझे पानी ना मिलता तो शायद मेरे लिए चलना मज़ीद दुश्वार हो जाता और मैं नढाल होकर गिर जाता। मैं चंद लम्हे उस आबशार के करीब एक बड़े से पत्थर पर बैठा उस जंगल को देखता रहा। चारों तरफ में घने और कद आवर दरख्तों का सिलसिला फैला हुआ था। समझ में नहीं आया कि अंकल डेविड, मार्गरेट और पास्कल किस तरफ मौजूद थे। क्या मैं उन तक पहुंच पाऊंगा? मुख्तलिफ सवालात मेरे दिमाग में कसमसा रहे थे और उन सवालों के जवाबात मेरे पास मौजूद ना थे। मैं थोड़ी देर उस पत्थर पर बैठा रहा, फिर उठ खड़ा हुआ और एक तरफ सिमत मुंतखब करके चल पड़ा। मेरा अंदाज़ा था कि वो तबाहशुदा जहाज़ उसी तरफ मौजूद था। थोड़ी देर के बाद शाम होने वाली थी और सर्दी भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। मेरी कोशिश थी कि मैं शाम का अंधेरा होने से पहले ही अपने साथियों तक पहुंच जाऊं, वरना खुले आसमान तक रात बसर करना बहुत मुश्किल था। जो सूरज धीरे धीरे गरूबल मगरब होता जा रहा था और मेरी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था, मैं दिल ही दिल में उस शेर को कोस रहा था जिसकी वजह से मुझे अपने साथियों से अलहदा होना पड़ा था। यकीनन वो भी मेरे लिए परेशान होंगे। मैं थोड़ी ही दूर गया कि अचानक मैंने इंसानी आवाज़ सुनकर घनी झाड़ियों में दुबक गया। इंसानी आवाज़ें करीब से आ रही थी। मेरा ख्याल के बेइख्तियार कबायलियों की तरफ चला गया। मैं चंद लम्हे झाड़ियों में दुबका रहा और फिर मैंने थोड़ी सी झाड़ियाँ हटाईं और पंजों की बल होकर देखने लगा। सामने ही बड़े बड़े खैमे लगे हुए थे। वहाँ एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद था। उन खैमों के करीब ही चार महज़ब दुनिया के गैर मुल्की ज़मीन पर बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने एक चीज़ ख़ास तौर पर नोट की। वो जिस जगह मौजूद थे उनके चारों अतराफ में लोहे की बाड़ें लगी हुई थी। शायद उन्होंने खुद को जंगली दरिंदों और जानवरों से महफूज रखने के लिए ऐसा किया था। मैं उनकी बातें गौर से सुनने की कोशिश करने लगा, मगर वो 40 गज के फासले पर बैठे हुए थे।
इसलिए उनकी बातें वाज़ेह तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे वो शिकारी लग रहे थे क्योंकि उन्होंने शिकारियों जैसा लिबास पहना हुआ था। मैंने सोचा कि मैं इनसे मदद लूं। ये मुझे मेरे साथियों को ये महज़ब दुनिया में पहुंचा सकते थे। इस तरह हम अपने घरों को पहुंच सकते हैं। मैंने जेब से पत्थर निकालकर फेंक दिए और झाड़ियों से निकलकर सामने आ गया। हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, मैंने उन्हें पुकारा। मेरी आवाज़ सुनकर वो चारों चौंके और बिला खेदी से उठकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। उन चारों ने अपनी अपनी जेबों से रिवाल्वर निकालकर हाथ में ले लिए थे। वो इस वीरान जंगल में मुझे देखकर हैरान हो रहे थे। कौन हो तुम और इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? करीब आते ही एक गैर मुल्की ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में पूछा। मैंने कहा, जनाब मैं मुसीबत ज़दा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैंने भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में जवाब दिया था। उन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैंने बमुश्किल लोहे की बाड़ अबूर की और उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो मुझे अपने साथ ले गए। हाँ, अब बताओ, दूसरे अंग्रेज़ ने पूछा। माई नेम इज़ हमीद एंड आई एम पाकिस्तानी, मैंने कहा, और फिर मैंने सारी तफसील बता दी कि मैं अपने साथियों से कैसे दूर हो गया हूँ और हम इस खतरनाक जंगल में कैसे फंस गए। फिर मैंने उनसे दरख्वास्त की कि वो मुझे और मेरे साथियों को महज़ब दुनिया में ले जाने में मदद करें। ओके, हम तुम्हें जल्द महज़ब दुनिया में ले जाएंगे, दूसरे अंग्रेज़ ने असबाती सर हिलाते हुए कहा। कल सुबह हम तुम्हारे साथियों को भी यहाँ ले आएंगे। तुम्हारे साथी किस तरफ मौजूद हैं? मैं चूँकि रास्ता भटक चुका था इसलिए मैंने ला इल्मी का इजहार किया, ताहम उन्होंने मुझे तसल्ली दी। वो रात मैंने उनके साथ एक खैमे में बसर की। सर्दी से बचाव का वो मुकम्मल इंतज़ाम करके आए हुए थे, इसलिए मैं रात सुकून की नींद सोया। सुबह होते ही दो अंग्रेज़ों ने मुझे हेलीकॉप्टर में सवार कराया और फिर हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में बुलंद होकर जंगल के ऊपर चक्कर लगाने लगा। एक अंग्रेज़ ने दूरबीन आंखों से लगाई और मुसलसल नीचे देख रहा था। मैंने उसे बताया कि जंगल के दरमियान में एक तबाहशुदा जहाज़ में मेरे साथी मौजूद हैं। मैं खुद भी मुसलसल नीचे देख रहा था। जंगल के ऊपर परवाज़ करते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगा। जंगल वाकई बहुत वसी और अरीज़ था और खौफनाक लग रहा था। इस दौरान मैंने चंद जंगली दरिंदों को भी देखा जो इधर उधर फैले हुए थे। एक जगह मुझे तबाहशुदा जहाज़ नज़र आ गया। मैंने तेज़ी से कहा, वो रहा जहाज़। उस अंग्रेज़ ने दूरबीन से उसकी तरफ देखा जिस तरफ मैंने इशारा किया था और फिर उसने अपने साथी से कहा कि वो इसके करीब हेलीकॉप्टर उतार दे। उसने ऐसा ही किया। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर भी अंकल डेविड, मार्गरेट और पास्कल बाहर ना आए थे। मुझे ये परेशानी होने लगी कि कहीं वो उस जगह से चले ना गए हों। हेलीकॉप्टर के ज़मीन पर रुकते ही मैं उतरा और तबाहशुदा जहाज़ की तरफ बढ़ा। उसका दरवाज़ा बंद था, इसका मतलब है कि वो इस जहाज़ में मौजूद थे। मैंने दरवाज़ा बजाया और अंकल डेविड को आवाज़ दी, अंकल डेविड दरवाज़ा खोलें, मैं हूँ हमीद। शायद अंकल डेविड ने मेरी बात सुन ली थी या उन्होंने खिड़की से मुझे देख लिया था, इसलिए उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे। जहाज़ से मार्गरेट और पास्कल भी निकल आए। थैंक गॉड तुम खैरियत से आ गए, अंकल डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें तुम्हारी बहुत फ़िक्र थी। फिर उन्होंने मेरे करीब खड़े अंग्रेज़ों को देखा तो पूछा, ये कौन है हमीद? ये गालबन शिकारी हैं, मैंने बताया। मैं भटकता हुआ उनके पास पहुंच गया था। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने वादा किया है कि ये हमें हेलीकॉप्टर के ज़रिए महज़ब दुनिया में पहुंचा देंगे। फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ मुसाफा किया और हम सब अपने सामान के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हुए और उस तरफ बढ़ गए जिस तरफ उन्होंने खैमे गाड़ कर अपना ठिकाना बनाया हुआ था। रास्ते में अंकल डेविड ने उनसे उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो शिकारी हैं और जंगल में शिकार की गरज से आए थे। तकरीबन 20 मिनट के बाद हेलीकॉप्टर उसी जगह पर उतरा और हम सब खैमों की तरफ बढ़ गए। खैमे खाली पड़े हुए थे, शायद बाकी दोनों अंग्रेज शिकार करने गए थे। हम सब एक खैमे में बैठे और इधर उधर की बातें करने लगे। उन अंग्रेज़ों ने बताया था
کہ وہ 2 दिन मजीद इस जंगल में रहेंगे, उसके बाद वह महजब दुनिया में चले जाएंगे। इसी दौरान उनके बाकी साथी भी आ गए। वो एक हरन का शिकार करके लाए थे। सब का तारफ होने के बाद वो दोनों हरन को भूनने के लिए बाहर चले गए। दोपहर तक उन्होंने हरन भून लिया और हम सब खाने लगे। हरन का गोश्त बहुत ही लजीज था। सब ने डट कर हरन का गोश्त खाया। फिर रात देर तक हम सब बातें करते रहे। इस दौरान एक अंग्रेज सब के लिए चाय भी बना लाया और फिर हम सब चाय पीने लगे। ना जाने उस चाय में क्या मिला हुआ था कि थोड़ी देर बाद ही हम पर गनूदगी तारी होने लगी। मैंने अपने सर को बार बार झटका, मगर गनूदगी इस कदर तेज थी कि मैं भी खुद पर काबू न रख सका और बेहोश हो गया। अलबत्ता बेहोश होने से पहले मैंने अंकल डेविड, मार्गरेट और पास्कल को भी बेहोश होते देख लिया था। सबसे पहले होश पास्कल को आया था और उसने बारी बारी हम सबको होश दिलाया। होश में आते ही हम सब चौंक पड़े, क्योंकि हम उस वक़्त किसी खैमे की बजाय किसी गार में कैद थे। गार में बाकायदा रोशनी का इंतज़ाम किया गया था। फर्श पर चटाई बिछी हुई थी जिस पर हम लेटे हुए थे। गार में सर्दी का एहसास कम हो गया। गार के दहाने पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, जिसकी एक साइड से हल्की सी लकीर बनी हुई थी, जिससे बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। ये हम कहाँ पहुँच गए? मैं सरसराती आवाज़ में बोला। मैं खुद हैरान हूँ कि हम कहाँ हैं, अंकल डेविड ने कहा। लगता है कि हमें अगवा कर लिया गया, इस बार पास्कल ने कहा। ओहो, किसने अगवा किया होगा? अंकल डेविड चौंकते हुए बोले। ये तो कोई सामने आएगा तो मालूम होगा हमें किसने अगवा किया है और क्यों अगवा किया है, पास्कल ने जवाब दिया। इस बात का हमें किसी के पास भी जवाब नहीं था। मैंने मार्गरेट की जानब देखा, वो भी सहमी हुई खड़ी थी, ताहम उसने कोई बात ना की। और फिर इससे पहले कि हमें दरमियान मजीद कोई बात होती, उसी वक़्त गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और पत्थर ने एक तरफ सिरकना शुरू कर दिया। हम चारों बिलाखेदी से खड़े हो गए और गार के दहाने की तरफ देखने लगे। जब पत्थर पूरी तरह एक तरफ सिर गया तो उसी वक़्त गार में 2 अंग्रेज़ दाखिल हुए। उन अंग्रेज़ों को देखकर हम चौंक पड़े। हमारे चेहरे अरखलूद होने लगे। ये वही अंग्रेज़ थे जिन्होंने मुझे इस जंगल में पनाह दी थी और जो हमें इस जंगल से निकाल लाए थे। उन दोनों अंग्रेज़ों के चेहरों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। आप लोग हमें कहाँ लाए हैं? मैंने शशदर लहजे में पूछा। तुम लोग इस वक्त एक जजीरे पर हो, एक अंग्रेज़ ने कहा। कौन से जजीरे पर? अंकल डेविड ने सरसराती आवाज़ में पूछा। मौत के जजीरे पर। मगर तुम हमें इस जजीरे पर क्यों लाए हो? अंकल डेविड ने कहा। हमने महज़ब दुनिया में जाना था। यहाँ भी तो इंसान बसते हैं, दूसरे अंग्रेज़ ने कहा। अब तुम महज़ब दुनिया में जाने का ख्याल तर्क कर दो। अब तुम इसी जजीरे पर रहोगे। मगर क्यों? पास्कल ने एहतिजाज किया। हम तुम्हें एक मकसद के लिए यहाँ लाए हैं, पहले अंग्रेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारा मकसद क्या है ये तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। आज रात आराम करो, कल से तुम सबको काम पर लगा दिया जाएगा। फिर उसने अपने साथी से कहा, चलो रॉबर्ट। वो दोनों मुड़े और बाहर जाने लगे तो रॉबर्ट एकदम पलटा और बोला, और हाँ, तुम लोग इस जजीरे से भागने का ख्याल दिल से निकाल देना, क्योंकि इस जजीरे से भागना बहुत मुश्किल है। अगर भाग भी गए तो हमारे साथी तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। फिर वो मुड़े और बाहर चले गए। उनके जाने के बाद दहाने पर मौजूद पत्थर ने एक बार फिर सिरकना शुरू कर दिया था। हम होंक बने एक दूसरे को देख रहे थे। 2 मिनट के बाद दहाना बंद हो चुका था। हम दोबारा बैठ गए। मैंने वाज़े तौर पर देखा था कि अंकल डेविड, मार्गरेट और पास्कल के चेहरों पर परेशानी के तासुरात फैल गए थे। खुद मैं भी कम परेशान ना था। बैठे बिठाए एक और मुसीबत खड़ी हो गई। हमें क्या पता था कि जिन्हें हम अपना हमदर्द समझ रहे हैं वो इंसानी स्मगलर निकले थे। न जाने उनका क्या मकसद था। वो हमें किस मकसद के लिए अगवा करके लाए थे। मुझे तो ये खतरनाक लोग लग रहे हैं, अंकल डेविड ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा। पता नहीं ये हमसे क्या काम लेंगे, पास्कल ने कहा। बहुत सी तशवीशनाक बातें थी, बहुत से अनजाने खदशात थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें।
बस आने वाले वक्त का इंतज़ार करने लगे कि कल क्या होगा और हम क्या करेंगे। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। गालबन रात का वक्त था। तकरीबन 1 घंटे के बाद दहाने पर मौजूद पत्थर की गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ एक साइड पर हो गया। हम चौकन्ने होकर आने वाले को देखने लगे। वो 2 आदमी थे, जिनमें से एक अंग्रेज़ ने एक बड़ी सी ट्रे उठाई हुई थी और उसके दूसरे हाथ में एक पानी से भरा जग भी था।